अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आप लोगों के लिए खूबसूरत तोहफ़ा क्वेश्चन आंसर की शक्ल में। और जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पे आपसे सवालात पूछे जाते हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से, एआर के हवाले से, डिनाइल्स के हवाले से। तो इस लेक्चर में ये आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं कि जब आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आपसे सवालात कौन से पूछे जा सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन, आपके आंसर कौन कौन से होने चाहिए। यकीन करें ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से जब आप इस लेक्चर को प्रॉपर समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आप लोगों के माइंड में जो है वो एक चीज़ तो ज़रूर क्लिक होगी कि मैं अब प्रिपेयर हूँ किसी भी एआर के लिए या मेडिकल बिलिंग इंटरव्यू के लिए। तो चलिए जी नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है कि कैन यू बिल अ पेशेंट फॉर टाइमली फाइलिंग डिनाइल्स। क्या आप किसी भी टाइमली फाइलिंग के लिए पेशेंट को बिल कर सकते हैं? तो यू कैन नॉट बिल द मेंबर फॉर टाइमली फाइलिंग लिमिट। ठीक है, फाइलिंग इन जो डिनाइल्स होते हैं उस हवाले से आप उनको बिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें आपकी ही मिस्टेक होती है। सेकंड ये है कि व्हाट इज़ मेडिकेयर अपील टाइमली फाइलिंग लिमिट। मेडिकेयर की टाइमली फाइलिंग अपील की क्या ड्यूरेशन है? तो वो 120 दिन है। ठीक है। व्हाट इज़ द ग्लोबल पीरियड फॉर मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी के लिए ग्लोबल पीरियड कितना होना चाहिए? ठीक है, और कितना है? According to Medicare, a major surgery has a global period of 90 days and a minor surgery has a global period of either 10 और 0 days। ठीक है, ग्लोबल पीरियड कितना टाइम का होता है? मेडिकेयर के मुताबिक 90 डेज़ जो है ग्लोबल पीरियड है आफ्टर सर्जरी, जो मेजर कंडीशंस होती है। अगर माइनर सर्जरी है तो उसमें 0 से 10 डेज़ जो है उनकी ड्यूरेशन हो सकती है। वी बिल मॉडिफायर 57 एंड 25। जवाब इसका है वन डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू मॉडिफायर इज दैट मॉडिफायर 57 इज ओनली अपेंडेड टू मेजर प्रोसीजर, those with a 90-day global period associated with them and never to minor procedure। ठीक है, मॉडिफायर 57 जो है वो जो मेजर प्रोसीजर्स होते हैं उनमें ये अपेंड होता है और उनकी ड्यूरेशन जो 90 डेज़ है उनके साथ एसोसिएशंस की होती है। मॉडिफायर 25 शुड बी कंसिडर फॉर यूज़ फॉर दोज टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। उनके लिए 25 मॉडिफायर जो है उन प्रोसीजर के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इसमें कि इन दोनों को साथ बिल किया जा सकता है इन कंडीशन में, मेजर सर्जरी, मेजर प्रोसीजर्स की सूरत में। What is denial code for CO 197? इस डिनाइल का क्या मतलब है? Whenever claim denied with CO 197 डिनाइल कोड, इसका मतलब ये होगा कि प्री सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन नोटिफिकेशन एब्सेंट। इट्स मीन ऑथराइजेशन नंबर इज़ मिसिंग फॉर दैट सर्विस रेंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑथराइजेशन जो है वो मिस है इस प्रोसीजर को, इस डिनाइल कोड का जो हमने आपसे discuss What is NDC code in medical billing? And NDC is a unique 10 digits 3 segment identifier which is assigned to all drugs in US commercial distribution. NDC stands for National Drugs Code। NDC यूनिक 10 डिजिट्स कोड पर मुश्तमिल होता है जिनके 3 सेगमेंट होते हैं और उसको ड्रग्स को असाइन होते हैं जो कि कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशंस में यूटिलाइज होता है। इसके अलावा NDC स्टैंड फॉर नेशनल ड्रग्स कोड। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट डज PR204 मीन? PR204 दिस सर्विस इक्विपमेंट ड्रग्स इज़ नॉट कवर्ड अंडर द पेशेंट करंट बेनिफिट प्लान। पेशेंट के प्लान के मुताबिक जो है वो ड्रग्स या जो भी सर्विसेज है वो नॉन कवर्ड है, वो कवर्ड नहीं है। तो जब जैसे ही हमें ये कोड आता है PR204, इसका मतलब यही होगा कि पेशेंट के प्लान के मुताबिक ये सर्विस जो है वो कवर्ड नहीं है। इट्स मीन ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। व्हाट डज नो रेफरल मीन्स? इन ऑर्डर टू सी अ स्पेशलिस्ट यू विल नीड अ रेफरल फ्रॉम योर प्राइमरी केयर फिजिशियन एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। विदाउट अ रेफरल योर इंश्योरेंस वॉन्ट कवर द कॉस्ट ऑफ योर केयर। इसका मतलब ये है कि जो स्पेशलिस्ट है, अगर पेशेंट किसी भी स्पेशलिस्ट के पास विज़िट करना चाहता है और वो उनका प्लान है, HMO है, वो उस केस में अपने PCP से रेफरल मांगेगा और वो रेफरल नंबर जो है वो उन सर्विसेज के कवरेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्पेशलिस्ट। लेट्स सपोज एक पेशेंट है वो कार्डियो के पास जाना चाहता है, तो कार्डियो के जाने के लिए उनको रेफरल दरकार होता है और रेफरल के बग़ैर उनका क्लेम जो है वो डिनाई हो जाता है। तो इसीलिए रेफरल बहुत ज़रूरी है और रेफरल के बग़ैर क्लेम जो है आपके डिनाइड होंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड डिनाइल? क्वेश्चन नंबर 9 है जी,
Denied claims are claims that were received and processed by the payers and deemed unpayable. A rejected claims contain one or more errors found before adjudication process. Question number 10. What is recoupment in medical billing? A recoupment is a request for refund when we overpay an account. Some of the most common reasons for recoupment are we are not aware of the patient's other health insurance coverage. We pay the same charge more than once. We pay the wrong healthcare provider or person. नाजरीन, रिकूपमेंट जो है वो एक ऐसा रिक्वेस्ट है कि उसमें जब इंश्योरेंस ओवर पेमेंट कर देती है और उसके लिए वो फिर रिक्वेस्ट भेजती है कि हमें ये अमाउंट हमने गलती से पे की है या हमने किसी भी सीपीटी के लिए पेमेंट की है लेकिन वो कवर नहीं होना चाहिए या पेशेंट की कवरेज नहीं थी और हमने जो है वो पेमेंट कर दी है, तो या पॉलिसी चेंज हो गई थी, हमने उस टाइम अपने सिस्टम में अपडेट्स नहीं की, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इंश्योरेंस रिक्वेस्ट करती है कि भाई ये क्लेम्स, ये पेमेंट हमसे ज़्यादा हुई है तो ये आप काइंडली मेहरबानी करें ये रिफ़ंड कर दें. तो दैट इज़ एक्चुअली द रिकूपमेंट प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफसेट एंड रिकूपमेंट? ये एक सवाल जो कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और जो कि जिसमें मोस्टली जो बिलर्स हैं वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर नहीं दे पा रहे होते. तो इसका यहाँ पे आंसर है कि इफ़ इंश्योरेंस पेज टू अ क्लेम मोर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट or pays incorrectly, it asks for refund or it just offset the payment against the payment of another claim. Now the insurance, अच्छा यहाँ पे पहले यहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ से हमने क्लेम तक पढ़ा है. उसमें यह है कि जब इंश्योरेंस क्लेम पे करता है और कुछ मोर देन स्पेसिफाइड अमाउंट, उससे कुछ ज़्यादा पे करता है या इनकरेक्टली कोई भी पेमेंट कर देता है और उसके बाद वो रिफ़ंड के लिए, एडजस्टमेंट के लिए मांग लेता है. ठीक है. अब ऑफसेट क्या है? ऑफसेट ये है कि वो जो उन्होंने इनकरेक्ट अमाउंट पे की है वो किसी दूसरे क्लेम में उनके अमाउंट को एडजस्ट कर देना. लेट्स सपोज अगर आप डॉक्टर से कोई भी अमाउंट के लिए वो रिक्वायर्ड कर देते कि भाई ये इसको रिफ़ंड कर दे, लेकिन साथ उसने ये भी लिखा है कि इसको हम फ्यूचर क्लेम में एडजस्ट कर देते हैं, तो फ्यूचर क्लेम में या किसी दूसरे क्लेम में अगर उसकी एडजस्टमेंट होती है तो वो क्या होती है, वो ऑफसेट अमाउंट होती है. ठीक है. और रिकूपमेंट अमाउंट ये है कि उसको जब कोई गलती से पेमेंट कर देते हैं और वो डॉक्टर से ये पूछता है कि भाई ये पेमेंट मैंने गलती से की, इसको रिफ़ंड कर दें, तो इन दैट केस द डॉक्टर विल नीड टू रिफंड द अमाउंट. रिकूपमेंट विल बी डन इन दैट कंडीशन. व्हाट इज़ नॉन कवर्ड डिनाइल्स इन मेडिकल बिलिंग? डिनाइल कोड CO96, नॉन कवर्ड चार्जेस. Check if the patient policy covered that particular plan or services. Check in software that previously same time of the service are paid by the same insurance. Check with the coder that the CPT code and the diagnostic code built appropriate. अगर नॉन कवर्ड सर्विस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पेशेंट्स के प्लान के मुताबिक जब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसमें कुछ बेनिफिट जो है होते हैं वो कवर्ड नहीं होते और हम स्टिल उसको बिल कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी हमें सबसे पहले उनकी अपनी एंड पे वेरिफिकेशन करनी चाहिए. सेकंड, जो CPT कोड, डायग्नोस्टिक कोड हम एंटर कर रहे होते हैं तो क्या ये हम अप्रोप्रिएट यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर हम प्रॉपरली CPT और डायग्नोस्टिक कोड अंडर द प्लान, अंडर द डॉक्टर जो एग्रीमेंट है और डॉक्टर की स्पेशलिटी है और वो सारी चीज़ें पेशेंट के बेनिफिट्स में कवर्ड है, देन इट्स ओके, वो पे हो जाएगा. अगर उसमें पेशेंट के एंड पे या डॉक्टर के एंड पे वो चीज़ें कवर्ड नहीं है तो वो डिनाई कर देगा नॉन कवर्ड का. सही. क्वेश्चन नंबर 13. What is benefit maximum? A benefit maximum is a limit or a covered service or supply. A service or supply may be limited by dollar amount, duration or number of visits. नाज़रीन, बेनिफिट मैक्सिमम ये है कि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है. ठीक है. इसी तरह हमारे जो CPT कोड्स हैं या कुछ स्पेशलिटी है उसमें कुछ खुसूसी तौर पर, मतलब हर जो सर्विसेज है वो दे रहा है, तो वो उनकी इंश्योरेंस कवरेज जो है वो साल में वो एक लिमिटेशन होती है कि इस साल में आप इतनी दफ़ा बिल कर सकते हैं. जिस तरह हम डिप्रेशन स्क्रीनिंग की बात करते हैं, कोई और इस तरह कोड्स होते हैं जिनके एक टाइमली वो होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है कि आप साल में कितनी दफ़ा उसको
बिल कर सकते हैं, ठीक है। एक उस लिमिटेशन से ज़्यादा अगर लेट्स सपोज साल में एक CPT है G0444, वो कोड है, ठीक है, डिप्रेशन स्क्रीनिंग के, वो हम बिल करते हैं मोर देन 10 बिल करते हैं। लेट्स सपोज उसके 10 टाइमली जो 10 उसकी लिमिट्स है, ठीक है, टाइमली नहीं 10 लिमिट्स है एक साल में, और हम 11th दफ़ा उसको बिल कर रहे हैं, तो जो 11th नंबर पे हम क्लेम सबमिट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस उस CPT कोड को डिनाई करेगा जो 11th नंबर पर हमने क्लेम के साथ बिल किया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेनिफिट्स है वो ऑलरेडी मेट हो चुकी है, वो एक्सीडेड है ऑलरेडी। जो CPT कोड्स जो फ्रीक्वेंसी इंश्योरेंस ने बताई है कि आप इतने नंबर पर लेट्स सपोज आपने 10 दफ़ा भेजना है तो 11 दफ़ा आप नहीं भेज सकते क्योंकि साल में आपकी लिमिट ही पूरी हो चुकी है। तो दैट इज़ एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स हैज़ बीन रीच्ड। Question number 14. What are the 5 common reasons that a claim might be denied for the payment? 5 ऐसे कौन से रीजंस हैं वो बताइए। किसी भी इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप कोई भी 5 रीज़न बताएं जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो डिनाई हो सकते हैं। तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि प्री सर्टिफिकेशन है और अथराइजेशन वाज रिक्वायर्ड बट नॉट ऑब्टेन, ठीक है। उनको प्रायर अथराइजेशन इंश्योरेंस को चाहिए थी, वो उन्होंने ऑब्टेन ही नहीं की, क्योंकि कुछ ऐसी सर्विसेज जो होती है जो कि इंश्योरेंस से पहले कंफर्म करनी होती है वो उन्होंने नहीं की। सेकंड नंबर है क्लेम फॉर्म एरर्स, उनमें से मिस्टेक्स होती है, पेशेंट का नाम, डायग्नोसिस कोड और CPT कोड्स वट एवर द इशू इज़, लेकिन वो एंट्री लेवल एरर में भी शुमार होता है, उससे भी पेमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद क्लेम वाज फाइल्ड आफ्टर इंश्योरर डेडलाइन, यानी टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद हम क्लेम सबमिट कर रहे हैं तो वो भी डिनाई हो सकती है। इनसफिशिएंट मेडिकल नेसेसिटी इसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा कई और रीजंस हैं जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो डिले का शिकार हो सकती है। अब जो 5वां है वो ये है कि जिस तरह हमने टाइमली फाइलिंग जो है वो पेशेंट के टाइमली फाइलिंग डिनाई हुई है, इसके अलावा जो पेशेंट के लेट्स सपोज प्लान है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ और आप बिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी पेमेंट उसका इशू होता है क्योंकि उसकी कवरेज ही नहीं है, या अगर कवरेज टर्मिनेट हो चुकी है उसके बाद हम बिल कर रहे हैं तब भी उसका हो सकता है। तो वो कई और भी रीजंस हो सकती है, लेकिन ये 5 जो है वो मेजर डिनाज है जो कि हमने आपको बताए। इसके अलावा 5वां तो हमने वैसे ही अपनी तरफ से भी बताया, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है यूज़ ऑफ आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर। अगर आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर को हम यूज़ करेंगे तो उस केस में भी डिनाई हो सकता है और पेमेंट का इशू बन सकता है। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डुप्लीकेट डिनाइल एंड मेडिकल बिलिंग? एनी क्लेम सबमिटेड बाय अ फिजिशियन और अ प्रोवाइडर फॉर द सेम सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट ऑफ सर्विस दैट वाज इंक्लूडेड इन प्रीवियसली सबमिटेड क्लेम, दिस डज नॉट इंक्लूड करेक्टेड क्लेम्स। अच्छा, यहाँ पे डुप्लीकेट क्लेम्स का ये है कि सेम सर्विस के लिए सेम CPT, सेम डायग्नोस्टिक कोड और सेम क्लेम आप दोबारा सबमिट करेंगे तो जाहिर बात है वो कहेंगे भाई पहले भी आप भेज चुके और दोबारा भेज रहे हो, भाई क्या हो गया तुम्हें। लेकिन अगर आप उसमें से करेक्शन करते हैं और करेक्टेड भेजते हैं तो वो डुप्लीकेट का डिनाई नहीं होगा। उसके लिए फिर 07 का कोड जाता है और साथ जो ओरिजिनल क्लेम का ICA नंबर जब आप भेजते हैं फिर उसके बाद जो है वो क्लेम आपका डुप्लीकेट डिनाई से बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच सर्विसेज आर नॉट कवर्ड बाय द मेडिकेयर? कौन सी ऐसी सर्विस है जो मेडिकेयर कवर नहीं करती? उसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म केयर आल्सो कॉल्ड कस्टोडियल केयर, जो लॉन्ग टर्म केयर्स होते हैं वो कवर नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट डेंटल केयर जो है वो उनको भी कवर नहीं करते। आई एग्जाम रिलेटेड टू प्रिस्क्राइबिंग ग्लासेस और ग्लासेस वगैरह से रेलेवेंट होंगे चीज़ें तो वो भी मेडिकेयर जो है वो पे नहीं करेगी। इसके अलावा डेंचर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, एक्यूपंक्चर्स, हियरिंग एड्स एंड एग्जाम फॉर द फिटिंग देम, रूटीन फुट केयर, जितने भी ये हमने स्पेशलिटी बताई है ये जो है मेडिकेयर में कवर नहीं होते। जो रूटीन फुट केयर है या हियरिंग के हवाले से जो इमदाद है या कोई भी असिस्टेंस है उसके हवाले से एक्यूपंक्चर है या कॉस्मेटिक सर्जरी है, दैट इज़ नॉट कवर्ड इन दिस वन। क्वेश्चन नंबर 17, कैन यू हैव प्राइवेट इंश्योरेंस एंड मेडिकेयर बोथ? क्या आपके पास दोनों प्राइवेट और मेडिकेयर इंश्योरेंसेज होने चाहिए? इट इज़ पॉसिबल टू हैव बोथ मेडिकेयर एंड प्राइवेट इंश्योरेंस। क्या हो गया भाई, दोनों हो सकते हैं। यू मे हैव बोथ इफ़ यू आर कवर्ड अंडर एन एम्प्लॉय प्रोवाइडेड प्लान,
कोबरा, ट्राई केयर, जो भी प्लान है कोबरा है, ट्राई केयर है, या इसके अलावा एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड प्लान है जो कि आपके कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं अगर वो आपको कोई प्लान प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न दैट वुड बी पेड विद मेडिकेयर प्लान्स. या क्वेश्चन नंबर 18, हु पेज फर्स्ट, मेडिकेयर और एम्प्लॉय इंश्योरेंस? कौन सी इंश्योरेंस पहले पे कर देती है, मेडिकेयर या कोई भी एम्प्लॉय इंश्योरेंस यानी वर्कर कॉम इंश्योरेंस? मेडिकेयर पेज फर्स्ट फॉर योर हेल्थ केयर बिल्स before the HIS. However, if you have a group health plan through an employer and that employer has 20 or more employees, then generally the plan pays first and Medicare pays second. यहाँ पे एक कंडीशन ये बताई गई है कि अगर पेशेंट्स की कोई भी जिस एम्प्लॉयर यानी जिस कंपनी में वो जॉब करता है उनके मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस में जो है वर्कर कॉम इंश्योरेंस पहले पे करेगी और मेडिकेयर उसके बाद करेगी. तो ये दोनों कंडीशंस है. पहले वैसे जनरल अगर बात करें तो मेडिकेयर पेज फर्स्ट करती है, ठीक है, लेकिन जब एम्प्लॉयज़ की तादाद 20 से ऊपर चली जाती है या 20 तक चली जाती है उस केस में मेडिकेयर जो है वो बाद में पे करेगी, ठीक है. इसके अलावा व्हाट इज़ MSP टाइप मेडिकल बिलिंग? MSP क्या है? मेडिकल सेकेंडरी पेयर, ठीक है, ये इसको ही बोलते हैं जनाब. So MSP refers to insurances in which Medicare does not have primary responsibility for paying the medical expenses of a Medicare beneficiaries. This is because the Medicare beneficiary may be entitled to have to other coverage which should pay primary health benefits. नाज़रीन, जब मेडिकेयर जो है वो एज ए सेकेंडरी काम करती है तो उसमें कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि दूसरी इंश्योरेंस है, जिस तरह एडवांटेज प्लान्स की सूरत में भी हो सकता है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान, उसमें जो है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस जो है मेडिकेयर वो हो सकती है, ठीक है. इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ बिकॉज द मेडिकेयर बेनिफिशियरी में बी इंटाइटल टू हैव अदर कवरेज. जब वो उनके अपने प्लान ही ऐसे हैं, उन्होंने प्लान्स ही ऐसे लिए हैं जिसमें मेडिकेयर उनके सेकेंडरी कवर हो सकती है. तो ये डिपेंड्स ऑन द प्लान of the patients who took from the insurances and who decide to be entitled with such What plans. Is MSP type 12 in medical billing? MSP type 12 employer has 20 or more employees. This insurance is provided by an employer to a policyholder who is actively working with an employer that has 20 or more employees, are covered under the working spouse of any age who meets that employee status. नाज़रीन, जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन था जिसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि एक एम्प्लॉयर ये उन एम्प्लॉयज़ को ये प्लान दे सकता है जिसके एम्प्लॉयज़ 20 यानी 20 या 20 से ज़्यादा हो, और या उनके स्पाउस को भी दे सकते हैं लेकिन वो भी उस क्राइटेरिया को मेट करता हो. तो उस केस में जो है MSP 12 का जो प्लान है वो लागू हो सकता है, वो यूटिलाइज़ हो सकता है. इसके अलावा 21 क्या है जी नाज़रीन? व्हाट इज़ मेडिकेयर एडवांटेज प्लान इन मेडिकल बिलिंग? मेडिकेयर एडवांटेज प्लान में ये है कि जो सर्विसेज जो है वो पार्ट ए में है, पार्ट बी में है और पार्ट डी में है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो पार्ट जो है वो सी में मौजूद होती है. उसमें मेडिकेयर के जो एडवांटेज प्लान है, अब मेडिकेयर जो प्लान जो बेनिफिट्स देती है तो उसने एक एडवांटेज दी है कि भाई आप जो है वो प्राइवेट किसी इंश्योरेंस को ले सकते हैं लेकिन आपको सर्विसेज मेडिकेयर की यहाँ से मिल सकती है. तो ये एक एडवांटेज प्लान है. सेकेंड ये है कि इसमें पेशेंट को ये बेनिफिट भी है कि उनको प्रीमियम कम देना पड़ेगा. अगर लेट सपोज वो कोई भी कमर्शियल प्लान लेते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन जब ये एडवांटेज प्लान वो ले लेगा तो यहाँ पे प्रीमियम भी कम है और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो यहाँ पे ले सकता है. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ CO11 डिनाइल कोड? Denial code 11 जो है वो diagnosis inconsistent with the procedure. This diagnosis code is the description of the medical condition and it is must be relevant and consistent with the procedure or a service that were provided to the patient. नाज़रीन, ये जो कोड है, ये डिनाइल कोड है, ये तब मौसूल होता है जब वो जो प्रोसीजर कोड है और जो डायग्नोसिस कोड है वो आपस में कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो लिंक्ड होना चाहिए. मतलब जिस लिंक के लिए, जिस सर्विस के लिए प्रोसीजर कोड यूज़ किया गया है तो वो सर्विस के लिए डायग्नोस्टिक कोड भी उसी तरह ही होना चाहिए. ये नहीं है कि अगर लेट सपोज एक पेशेंट को डायबिटीज़ है और आप कार्डियोलॉजी का डायग्नोस्टिक कोड लगाएंगे तो वो आपस में मैच तो नहीं करे, उस केस में ये डिनाइल मौसूल होता है और इसके लिए आपको उनके प्रोग्रेस नोट्स देखने पड़ेंगे कि भाई डॉक्टर ने एक्चुअली प्रोवाइड क्या किया है. तो उस केस में आपके जो है सही आंसर यही होगा कि प्रोग्रेस नोट से आपने सही डायग्नोस्टिक कोड, रेलेवेंट डायग्नोस्टिक कोड और रेलेवेंट सीपीटी कोड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 23, what do you mean by a patient cannot be identified as of insurance? This kind of denial
हैविंग कोड ऑफ 31, राइट। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी यही बता रही है कि जो है वो पेशेंट जो है किसी भी एंट्री मिस्टेक से भी ये हो सकता है, ये डिनाइल आ सकता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो गया, जिसमें पेशेंट की आईडी हो गई, इसके अलावा पेशेंट का नाम भी हो सकता है, कोई और भी एंट्री लेवल के मिस्टेक्स होते हैं और इसके लिए पेशेंट जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर पेशेंट की आईडी ठीक नहीं है, उसकी कोई और प्लान है, कोई और इंश्योरेंस है, तो उस इंश्योरेंस के तहत जो है वो क्या करेगा, वो उस इंश्योरेंस को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है उसको इंश्योरेंस जो है वो इस आईडी जो उनको प्रोवाइड की गई है उसमें अगर ये डिनाइल आ जाए, तो इसका मतलब ये कि ये पेशेंट एग्जिस्ट ही नहीं करे इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में, तो उस केस में पेशेंट रिस्पॉन्सिबल होगा और पेशेंट को आपने बिल कर देना है। What is ANSI full form in medical billing? ANSI stand for American National Standard Institute. Codes are used to explain the adjudication of a claim and CMS being approved. ये एडजुडिकेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। जो भी एडजुडिकेशन होती है, क्लेम पेड होता है, डिनाई होता है या रिजेक्ट होता है, उस केस में ये जो ANSI है ये यूज़ होता है और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, CMS गाइडलाइंस को। इस तजी नाज़रीन यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ग्लोबल पीरियड इन मेडिकल बिलिंग प्रोसेस? अ ग्लोबल पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग विद अ सर्जिकल प्रोसीजर एंड एंडिंग सम period of time after the procedure. Many surgeons have a follow period during which charges for the normal post-operative care are bundled into the global surgery fees. नाज़रीन, ग्लोबल पीरियड क्या होता है कि जब एक डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है और सर्जरीज़ के टाइम से लेकर उसके स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, 90 डेज़ की होती है। अगर वो मेजर सर्जरी है तो 90 डेज़ के दौरान जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव सर्विसेज होंगे वो जो है वो एडजस्ट होंगे, वो पे नहीं होंगे अगर वो उसी सर्जरी से रेलेवेंट होंगे। अगर वो सर्जरी से रेलेवेंट नहीं होंगे तो उस केस में हम कोई मॉडिफायर लगा के उनको पे करवाने की कोशिश करते हैं और वो पे भी हो जाते हैं। तो ये थे नाज़रीन आज के क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर योर काइंड इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको कई मसाइल दरपेश होते हैं, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होती और आपकी कन्फ्यूजन होती है कि क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हमने आपको वो सलूशन दे दी है। नाज़रीन, दुआओं में भी स्पेशली याद रखिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह कि आप कमेंट कीजिएगा और हमें मोटिवेशंस जो है आपकी रिक्वायर्ड होती है इस हवाले से, ताकि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं, आप लोगों को मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करें, आप लोगों की लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद तेज़ करें और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यू होते हैं और उनके वो इस फील्ड में नए आते हैं, तो उनके लिए भी हमने लेक्चर बनाए हैं। और कुछ जो है वो एग्जिस्टिंग जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको भी कई कंसेप्ट नहीं आ रहे होते और उनके कई सवालात होते हैं। तो आज इसमें